हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आज की बायोलॉजी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विसरण दाब न्यूनता, जिसे हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट भी कहते हैं और शॉर्ट में इसे डीपीडी भी कहते हैं। इससे पिछले टॉपिक में हमने कोशिका में उत्पन्न विभिन्न दाबों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने स्फीत दाब, भित्ति दाब और प्रासरण दाब के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम पढ़ेंगे विसरण दाब न्यूनता, यानी कि विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब, तो न्यूनता से पहले हमें विसरण दाब के बारे में अध्ययन होना चाहिए, यानी कि डीपी के बारे में पता होना चाहिए हमें, डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में। न्यूनता का मतलब कमी होता है, तो विसरण दाब में कमी कैसे आती है, ठीक है। तो ये तो आप जानते ही, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉल्वेंट का मतलब विलायक, शुद्ध जल जो होता है वो विलायक होता है। शुद्ध जल का विसरण दाब अधिकतम होता है, शुद्ध जल का विसरण दाब अधिकतम होता है। अब एक चीज़ ये ध्यान देना कि विसरण दाब अधिकतम होता है तो अपन क्या कह सकते हैं कि परासरण दाब बहुत ही कम होता है। विसरण दाब अधिकतम होता है तो परासरण दाब न्यूनतम होता है, या आप कह सकते हो बिल्कुल शून्य भी हो सकता है, ठीक है। अगर जल में सोल्यूट मिलाया जाए, सोल्यूट का मतलब होता है विलय, अगर जल में विलय मिलाया जाए तो बनने वाले विलयन का विसरण दाब कम होता है। मिलाया जाए तो बनने वाले विलयन का विसरण दाब कम होता है, ठीक है। जैसे अपन शुद्ध जल में विसरण दाब अधिकतम होता है। अब जैसे ही हम उसमें विलय मिलाते जाएंगे तो विलय मिलाते जाएंगे, जैसे जैसे विलय मिलाते जाएंगे उसके विसरण दाब में कमी आती जाएगी। जैसे हमने परासरण दाब के अंदर पढ़ा था कि जल का जो परासरण दाब होता है, शुद्ध जल का परासरण दाब शून्य होता है। जैसे जैसे हम उसमें विलय मिलाते जाएंगे उसका परासरण दाब बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही उसका उल्टा इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे जल में विलय मिलाते जाएंगे विलयन के विसरण दाब में कमी आती जाएगी। इस प्रकार शुद्ध जल की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जितनी कमी होती है उसे डीपीडी कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो शुद्ध जल की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जितनी कमी होती है, विलयन का मतलब दो पदार्थों का विलयन हो गया ना, दो पदार्थ मिले हुए हैं, जैसे विलय और विलायक मिलकर बनाते हैं विलयन। तो शुद्ध जल की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जितनी कमी होती है उसे डीपीडी कहते हैं। तो जैसे जैसे हम उसमें विलय मिलाते जाएंगे उसका विसरण दाब कम होता जाए, लेकिन परासरण दाब बढ़ता चला जाएगा। ये कमी विलायक के विसरण दाब में होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब ध्यान दीजिए कि डीपीडी शुद्ध जल की डीपी व विलयन के डीपी के बीच का अंतर है। अंतर हो गया, सिंपल सी बात है। डीपीडी जो होता है वो क्या होता है, यानी कि विसरण दाब न्यूनता जो होती है वो शुद्ध जल के डीपी, शुद्ध जल में कितना विसरण दाब लग रहा है, और विलयन के डीपी यानी कि विलयन का विसरण दाब, उनके बीच का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। देखिए कि डीपीडी समानुपाती होता है विलयन की सांद्रता के। कैसे समानुपाती होगा कि डीपीडी, अगर विलयन की सांद्रता बढ़ेगी तो डीपीडी बढ़ेगा, और अगर विलयन की सांद्रता कम होती जाएगी तो डीपीडी भी कम होता जाएगा। डीपीडी कम कैसे होता जाएगा, विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब यानी कि विसरण दाब में कमी। अगर विलयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी तो विसरण दाब में कमी बढ़ती चली जाएगी, मतलब ज़्यादा कमी होती जाएगी। और जैसे ही अगर विलयन की सांद्रता कम होती जाएगी तो डीपीडी का मान जो होता है वो कम होने लग जाएगा। कम कैसे होने लग जाएगा कि विसरण दाब में जो कमी है वो कम होने लग जाएगी, कमी नहीं रह पाएगी। जब पूरी तरह से वो शुद्ध जल बन जाएगा, यानी कि उसकी सांद्रता बहुत ही कम हो जाएगी, तो विसरण दाब बढ़ जाएगा। और विसरण दाब अगर बढ़ेगा तो कमी होगी ही नहीं उसमें, तो विसरण दाब बढ़ जाएगा तो फिर डीपीडी खत्म हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, यानी कि डीपीडी बराबर होता है किसके अंतर के, ओपी और टीपी के अंतर के बराबर होता है डीपीडी। आगे देखिए कि विसरण दाब में उत्पन्न कमी को पूरा करने के लिए, अब विसरण दाब में उत्पन्न कमी जो हो गई है, विसरण दाब में कमी कैसे हो जाएगी, अगर हम उसमें विलय मिलाते जाएंगे तो विसरण दाब में कमी हो जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए विलयन जल को अवशोषित करेगा। सिंपल सी बात है कि सांद्रता बढ़ गई, अब सांद्रता बढ़ गई तो विलयन किसको अवशोषित करेगा,
विलयन जो अवशोषित करेगा वो जल को अवशोषित करेगा। इस प्रकार डीपीडी कोशिका की जल अवशोषण शक्ति होती है। डीपीडी कोशिका, अगर डीपीडी बढ़ गया यानी कि विसरण दाब में कमी होती चली गई, यानी कि उसमें कमी बढ़ गई, विसरण दाब में कमी बढ़ती चली गई, तो डीपीडी जो होता है वो जल को अवशोषित करेगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं हम डीपीडी कोशिका की जल अवशोषण शक्ति होती है। डीपीडी परासरण की दिशा को निर्धारित करता है। इस प्रकार लगने वाले दाब को चूषण दाब भी कहते हैं, यानी कि सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। ये हो गया आपके डीपीडी। आगे देखिए विभिन्न दाबों में संबंध, क्या संबंध होता है, रिलेशन क्या होता है विभिन्न दाबों में। देखिए कि शलत कोशिका में, शलत कोशिका कौन सी होती है? ऐसी कोशिका जो सिकुड़ी हुई हो या आप कह सकते हो पिचकी हुई हो, शलत फ्लैसिड बोलते हैं उसको, कि शलत कोशिका में कोशिका भित्ति पर कोई दबाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि कोशिका फूलेगी नहीं, कोशिका फूलेगी तभी तो दबाव पड़ेगा, और कोशिका फूल ही नहीं रही है तो कोई दबाव नहीं पड़ता। तो ऐसी कोशिका का स्फीत दाब शून्य होता है। स्फीत दाब कब बढ़ेगा? जब कोशिका फूलने लगी। और कोशिका कब फूलेगी? जब बाहर से जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, तभी तो कोशिका जो है वो फूलने लगेगी और कोशिका भित्ति पर दबाव डालेगी, और विपरीत वापस जो कोशिका भित्ति है उस पर दबाव डालती है। ठीक है, तो स्फीत दाब शून्य होता है। क्यों शून्य होगा? क्योंकि कोशिका जो है वो फूली हुई ही नहीं है, यानी कि ट्रजिड नहीं है, फ्लैसिड है, यानी कि सिकुड़ी हुई है, तो कोशिका पर कोई दबाव नहीं पड़ता। ऐसी कोशिका का स्फीत दाब शून्य होता है। तो इस समय कोशिका रस का ओपी डीपीडी के बराबर होता है। कैसे होता है? वो फॉर्मूला डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ठीक है, तो टीपी बराबर 0 हो जाएगा। टीपी बराबर 0 कैसे हो गया भाई? क्यों? कोशिका भित्ति पर कोई दबाव नहीं लग रहा है, तो कोई दबाव नहीं लगने पर ऐसी कोशिका का स्फीत दाब शून्य होता है। तो यहाँ टीपी शून्य हो गया तो डीपीडी बराबर हो जाएगा ओपी के। अब आगे देखिए कि अब अगर इस कोशिका को जल अथवा अल्प परासारी विलयन में रखते हैं, अब अगर इस कोशिका को जल अथवा अल्प परासारी विलयन में रखते हैं, अल्प परासारी विलयन बताया था आपको मैंने कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो, तो जो जल के अणु होते हैं वो कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। इस कोशिका को जल अथवा अल्प परासारी, कौन सी कोशिका को? जो सिकुड़ी हुई कोशिका है, फ्लैसिड सेल है, शलत कोशिका है, उसको रखते हैं तो जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं, जिसे मैंने आपको बताया था अंत्यपरासरण। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? अंत्यपरासरण। अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं जिसके कारण कोशिका का टीपी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। टीपी क्यों बढ़ेगा? ट्रजिट प्रेशर, स्फीत दाब। क्यों? क्योंकि कोशिका स्फीत होने लग गई। जैसे जैसे उसके अंदर जल आता जाएगा अब कोशिका फूलने लग जाएगी, तो फूलने लगेगी तो उस पर ट्रजिट प्रेशर लगेगा, यानी कि स्फीत दाब लगने लगेगा, बढ़ने लगता है। कोशिका में जल के प्रवेश से कोशिका रस की सांद्रता कम होने लगती है। कम क्यों होने लगेगी? जैसे जैसे जल आता जाएगा तो जल की मात्रा बढ़ती जाएगी। अब जल की मात्रा बढ़ेगी तो उसके अंदर जो घुले हुए विलेय हैं उस विलेय की मात्रा कम होने लगेगी। तो विलेय की मात्रा कम होने लगेगी तो सांद्रता भी कम होने लगती है। विलेय अगर बढ़ाती जाती हो तो सांद्रता बढ़ती जाती है। तो कोशिका रस की सांद्रता कम होने लगती है तो कोशिका रस का ओपी भी कम होने लगता है। ओपी क्यों कम होने लगता है? जैसे जैसे जल मिलाते जाते हैं, यानी कि सांद्रता कम होती जाती है तो परासरण दाब घटने लगता है। और जैसे जैसे हम जल के अंदर विलेय मिलाते जाएंगे, यानी कि सांद्रता बढ़ाते जाएंगे, तो किसका मान घटने लगेगा? डीपी का मान घटने लगेगा, यानी कि फिर वो डीपीडी हो जाएगा, विसरण दाब में न्यूनता हो जाएगी और ओपी का मान बढ़ने लगेगा। लेकिन यहाँ पर कमी आ रही है। क्यों कमी क्यों आ रही है? क्योंकि कोशिका रस में जल प्रवेश कर रहा है और उसकी सांद्रता कम होती है। तो जहाँ सांद्रता कम होती है वहाँ ओपी कम होता है। स्फीत दाब के बढ़ने और परासरण दाब के कम होने। क्यों? अब यहाँ स्फीत दाब क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि कोशिका फूलेगी तो स्फीत दाब बढ़ेगा। तो स्फीत दाब के बढ़ने और परासरण दाब के कम होने से विसरण दाब की न्यूनता भी कम होने लगती है। कम क्यों लगेगी? विसरण दाब में कमी जो होगी, वो जो विसरण दाब न्यूनता है, कमी है, वो अब खत्म होने लगेगी धीरे धीरे। क्यों? जैसे जैसे जल आने लगेगा, यानी कि उसका जो उसमें जो विलेय पदार्थ हैं उनकी मात्रा कम होने लगेगी, उसकी सांद्रता कम होने लगेगी, तो विसरण दाब में न्यूनता भी कम होने लगेगी। सिंपल सी बात इसके अंदर। ठीक है, आगे देखिए इसमें अब जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत होती है तो ओपी बराबर हो जाता है टीपी के। ओपी का मतलब
ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, टर्जिट प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूले में कि dPd बराबर OP माइनस TP। अब इसके अंदर जैसे OP बराबर होता है TP के, यहाँ अगर मान लो TP की जगह हम OP रखें तो OP, क्योंकि TP बराबर होता है OP के, TP बराबर होता है OP के, या तो OP की जगह TP रख दो यहाँ पे, या इस TP की जगह आप OP रख दो। यहाँ पे अपन ने dPd बराबर OP माइनस OP, तो OP माइनस OP घटेगा तो क्या बच जाएगा इसमें आपके 0। तो dPd बराबर होता है 0। 0 क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि उसमें जल की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, इसलिए वो 0 होता चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मैंने आपको बताया था कि एनिमल सेल में सेल वॉल के अभाव के कारण वॉल प्रेशर अनुपस्थित होता है। वॉल प्रेशर का मतलब जो भित्ति दाब होता है वो अनुपस्थित होता है। तो भित्ति दाब अनुपस्थित होने के कारण शुद्ध जल में जंतु कोशिका फट जाती है, जैसे RBC को शुद्ध जल में रखने पर वह फट जाती है। ठीक है, इस प्रकार होता है। अब ध्यान रखना, स्फीत कोशिका का dPd क्या होता है। स्फीत कोशिका जो होती है, यानी कि स्फीत कोशिका जो फूली हुई कोशिका है, स्फीत कोशिका फूली हुई कोशिका कहते हैं। तो फूली हुई कोशिका का जो dPd होता है वो क्या होता है, 0 होता है। 0 कैसे होता है, स्फीत कोशिका में OP बराबर होता है TP के, OP बराबर होता है TP के। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमने OP की जगह यानी कि TP की जगह OP रख दिया तो dPd बराबर 0 हो गया। शलत कोशिका का dPd किसके बराबर होता है, OP के बराबर होता है। शलत कोशिका का dPd OP के बराबर होता है। तो OP के बराबर क्यों होता है, क्योंकि उसमें TP बराबर 0 था, तो TP बराबर 0 हो गया, तो अपने आप ही dPd बराबर OP के हो गया। इस प्रकार ये आपके विभिन्न दाबों में संबंध होता है।